हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो आप सभी के डिमांड पर आज हम बायोलॉजी में संपूर्ण किताब से सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली टिप्पणियों को देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बच्चों हम 15 सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणियों को देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि बच्चों 99% श्योर है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने हैं। वैसे जितने टॉपिक है सब पूछे जाएंगे। भाई हो सकता है, हमने बताया ना 5 से 7 सेट बनते हैं, तो सब सेट में घुमाकर ही क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे। और आपको बता दें बच्चों एक मजे की बात, ये सारे के सारे क्वेश्चन 3 नंबर वाले होते हैं। जो टिप्पणियां होती हैं ज्यादातर ये 3 नंबर में पूछी जाती हैं। और 3 नंबर वाले क्वेश्चन आपके 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूं समझिए कि भाई 70 में 36 नंबर का क्वेश्चन, तो ये आपके 3 नंबर वाले ही पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बच्चों ये कौन सी टिप्पणियां हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे और आपको एकदम बढ़िया से इसे नोट भी कर लेना। ऐसा नहीं कि बस यूं देखिए इधर से निकाल दीजिए, नहीं बच्चों, नोट भी कर लीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि अनिषेक फलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए नाम ही है, भाई बायोलॉजी में यही तो होता है, शब्द का मतलब समझो। अनिषेक फलन, निषेक और अनिषेक में अंतर क्या है? देखिए बच्चों जनरली होता क्या है कि कोई भी पौधा हो, उसमें अगर फल लग रहे हैं, उसके बाद उसमें बीज का निर्माण हो रहा है, तो ये प्रक्रिया जनरली होता कैसे है? निषेचन के उपरांत। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिनमें बिना निषेचन के ही फल बन जाते हैं। ठीक, ये बीज रहित होते हैं। तो अनिषेक फलन यहां से अब समझ में आ गया। तो अनिषेक फलन देखिए लिखेंगे कि प्रायः निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। ध्यान रख से ये समझना बच्चों, जो अंडाशय होता है बहुविकल्पी में भी पूछता है। ठीक, अंडाशय जो होता है फल में बदलता है। कभी कभार पूछ लेता है 1 नंबर में फल किसे कहते हैं, तो अंडाशय के परिपक्व भाग को ही फल कहते हैं, क्योंकि अंडाशय से ही फल बनता है बच्चों। और बीजांड से क्या बनता है रसगुल्लों? बीजांड से बीज बनता है। ठीक, बीजांड से बीज का निर्माण होता है, इतना याद रखना। तो क्या है कि प्रायः निषेचन के बाद अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन कभी कभी बिना निषेचन के ही बच्चों अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। यानी हमने बताया ना कि जनरली ऐसा ही होता है, अधिकांश पौधों में ऐसा ही होता है, निषेचन होगा उसके बाद ही फल का निर्माण होता है। ठीक, लेकिन बच्चों अगर बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, यानी फल में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। और ऐसे फल को क्या कहते हैं? अनिषेक फल कहते हैं। लाइक दैट केला हो गया, पपीता, संतरा, नाशपाती, अनानास, ये सभी के सभी अनिषेक फल हैं। ठीक है, क्या है? अनिषेक फल हैं। अब याद रखना बच्चों अनिषेक फलों में बीजांड बीज में परिवर्तित नहीं होता। देखिए हमने बताया कि अक्सर बीजांड जो है, ठीक, अक्सर जो बीजांड होता है वो बीज में ही बदलता है। ठीक, लेकिन अनिषेक फलों में जो बीजांड होता है वो बीज में परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात फल क्या होता है बच्चों? बीज रहित होता है। ठीक, इनमें फल बीज रहित होते हैं, इतना याद रखना। और इसीलिए क्या है, इसे भाई अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा मुनाफा के लिए, ठीक, जो नर्सरी वगैरह होती है, जो फलों की बाग होती है, उसमें विशेष प्रकार के हार्मोन्स का छिड़काव होता है बीज रहित फल बनाने के लिए, ताकि भाई प्रॉफिट उनको ज्यादा हो। तो समझ में आ गया? चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए हो गया, अब आते हैं दूसरे टॉपिक पर। अगला टॉपिक है बच्चों बहुभ्रूणता। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। हमने बोला ना आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओ, आपको हर साल ये टॉपिक मिलेंगे बच्चों, क्योंकि है ही इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट। बहुभ्रूणता, बहु का मतलब बहुत सारे, भ्रूण। ठीक, तो देखिए अक्सर होता क्या है कि जो भी फल होते हैं, एक फल में एक ही भ्रूण होते हैं, अधिकांश पौधों में ऐसा होता है। लेकिन वही बात आ जाए जब फल में एक से अधिक भ्रूण हो जाए, तो ये प्रक्रिया, ये घटना क्या कहलाएगी? बहुभ्रूणता। तो इसमें भी लिखेंगे बच्चों प्रायः एक बीज में एक ही भ्रूण का विकास होता है।
प्रायः एक बीज में एक ही भ्रूण का विकास होता है, लेकिन कभी कभी बच्चों एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण जब विकसित हो जाते हैं, देन इस घटना को क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता कहते हैं। और बहुभ्रूणता की खोज सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक नामक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने किसमें किया था बच्चों? संतरे में किया था। ठीक, बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम संतरे में किया था। क्लियर हो गया? ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये सारे के सारे बहुत ही सिंपल टॉपिक हैं। चलिए बच्चों, हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक है दोहरा निषेचन। ये तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में यूं समझिए कुछ नहीं कहा जा सकता। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। दोहरा निषेचन या फिर कहेगा द्विनिषेचन किसे कहते हैं? ठीक, या दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन पर टिप्पणी लिखिए, कैसे भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अधिकांशतः बच्चों टिप्पणी के ही रूप में ही पूछता है। देखिए, इसको हम कई बार, इसको लगभग 4 से 5 बार हम ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, तो जितनी बार होगा हम उतनी बार बताएंगे। ठीक, ताकि चीजें आपके माइंड में स्टोर रहें। देखिए बच्चों, पराग नलिका में, यानी पराग नलिका में जो नर केंद्रक होते हैं वो 2 होते हैं, और दोनों जो नर केंद्रक होते हैं वो नर युग्मक की भांति क्या करते हैं? कार्य करते हैं या व्यवहार करते हैं। ठीक, जिनमें से क्या होता है बच्चों, जब ये भ्रूण कोश में पहुंचते हैं तो एक नर युग्मक अंड कोशिका से निषेचित हो जाता है तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से निषेचित हो जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं बच्चों कि यहां पर एक ही भ्रूण कोश में 2 बार निषेचन हो जाता है। ठीक, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? मतलब दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। और द्विनिषेचन की प्रक्रिया आवृत बीजी पौधों में होती है। बहुविकल्पी भी पूछा जाता है, 2023 में पूछा भी गया था। ठीक, तो हमने क्या बताया बच्चों कि जो पराग नलिका होती है, पराग नलिका में एक जो नर केंद्रक होते हैं, नर केंद्रक नर युग्मक की भांति व्यवहार करते हैं। और जैसे ही बच्चों ये क्या होते हैं, जैसे ही भ्रूण कोश में पहुंचते हैं तो एक नर युग्मक किसके साथ संलयित हो जाता है? पहला जो नर युग्मक है वो अंड कोशिका के साथ, ठीक, अंड कोशिका के साथ निषेचित हो जाता है। और दूसरा जो नर युग्मक होता है वो द्वितीयक केंद्रक से मिल जाता है। ठीक, द्वितीयक केंद्रक से निषेचित हो जाता है, द्वितीयक केंद्रक से निषेचित हो जाता है। ठीक, ये फर्स्ट वाला है। तो यहां पर अगर हम देखें तो एक ही भ्रूण कोश में, ठीक, जब ये कहां पहुंचता है, मतलब ये भ्रूण कोश में जब पहुंचता है बच्चों, तो एक ही भ्रूण कोश में 2 बार, एक तो यहां निषेचन हो रहा है, एक ये हो रहा है। ठीक, यही तो कह रहा है ना भाई, एकदम सिंपल परिभाषा है, कहीं भी आप ढूंढोगे इससे इजी मिलेगा नहीं बच्चों। हमने क्या बताया कि जो पराग नलिका में जो नर केंद्रक नर युग्मक की भांति व्यवहार करते हैं, जिसमें से एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ निषेचित हो जाता है। ठीक, कब? जब ये पराग मतलब जब ये भ्रूण कोश में पहुंचते हैं, और दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संलयित यानी निषेचन कर लेता है। ये इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाई यहां पर भ्रूण कोश में, ठीक, एक भ्रूण कोश में होता क्या, 2 बार निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है। इसी घटना को दोहरा निषेचन या फिर द्विनिषेचन कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, 1 मिनट। ठीक, चलिए कर लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी। चलिए हो गया बच्चों। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला हमारा टॉपिक क्या है? उल्बवेधन। उल्बवेधन या एमनियोसेंटेसिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये ऐसे टॉपिक है बच्चों, एक ही नहीं, ये 3-3, 4-4 सेट में दिखाई पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि ये एक सेट वाले हैं। नो बच्चों, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई आपके 2 से 3 सेट में पूछ सकता है। ठीक, 4-4 यहां तक कि 5-5 सेट में लगातार पूछ सकता है। ठीक, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उल्बवेधन या एमनियोसेंटेसिस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उल्बवेधन, देखिए बच्चों, उल्बवेधन एक ऐसी तकनीक होती है, ठीक, उल्बवेधन
एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें होता क्या है कि यूट्रस में यानी गर्भाशय, ठीक, जैसे कोई गर्भ में जो भ्रूण होता है पल रहा होता है, तो करते क्या है, एक मतलब जो जैसे ये गर्भाशय हो गया, ठीक, इसको थोड़ा ऐसे समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों के, ठीक, जैसे ये चीज है, ये पूरा का पूरा बच्चों गर्भाशय है, ठीक, ये पूरा का पूरा गर्भाशय है, ठीक है, ये गर्भाशय है और उसके बाद इसमें ये भ्रूण है, ठीक, ये पूरा भ्रूण पल रहा है यानी शिशु है। तो करते क्या है कि इसमें इंजेक्शन से ये पूरा का पूरा एमनियोटिक द्रव, चारों तरफ से द्रव भरा होता है इसमें, इसको बोलते हैं एमनियोटिक द्रव। तो इससे करते क्या है बच्चों, इंजेक्शन के माध्यम से, ठीक, एक इंजेक्शन के माध्यम से क्या करते हैं, एक इंजेक्शन के माध्यम से इसमें से एमनियोटिक द्रव की कुछ मात्रा निकाल लेते हैं, यानी द्रव निकाल लेते हैं। उसके बाद उस द्रव की जांच की जाती है, तो गुणसूत्र के आधार पर इस भ्रूण की स्थिति का पता लगता है कि भाई कोई विकार तो नहीं है, कोई दोष यानी कोई रोग तो नहीं है, इसकी स्थिति कैसी है, भ्रूण ठीक ठाक है कि नहीं, ये चीज जांच की जाती है, ठीक। ये होता है एमनियोटिक मतलब क्या भाई एमनियोसेंटेसिस या फिर उल्ब वेधन, ठीक, उल्ब वेधन, समझ में आया। तो चलिए लिखेंगे बच्चों कि यह एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग करके गर्भावस्था में भ्रूण की गुणसूत्रीय असामान्यता तथा अन्य व्यवस्था की जानकारी के लिए किया जाता है, ठीक। इसमें गर्भ से क्या करते हैं, एमनियोटिक द्रव को इंजेक्शन के माध्यम से निकाल लिया जाता है। हमने बताया ना कि एमनियोटिक द्रव को इंजेक्शन के माध्यम से बच्चों निकाला जाता है तथा इस द्रव का नमूना लेकर यानी इसका सैंपल लेकर इसको जांचते हैं, ठीक, इस द्रव का नमूना लेकर के इसमें गुणसूत्र की असामान्यताओं का निरीक्षण किया जाता है, यानी जांच पड़ताल करते हैं, ठीक। लेकिन बच्चों इसके द्वारा लिंग की भी जांच होती है, यानी इसके द्वारा ठीक सेक्स का भी पता चलता है कि मेल है या फीमेल है, यानी लिंग निर्धारण प्रक्रिया के लिए भी ये क्या है, यूं समझिए कि इसके द्वारा लिंग की भी जांच हो जाती है, ठीक। तो यही कारण है, ठीक, यही कारण है बच्चों कि आजकल इस तकनीक का दुरुपयोग कन्या भ्रूण हत्या के लिए किया जाने लगा है और भारत सरकार ने लिंग परीक्षण को गैर कानूनी घोषित किया है। मतलब भी इसका तो एक सीधा सा उद्देश्य था कि भ्रूण जो पल रहा है गर्भ में उसमें भाई कोई दोष तो नहीं है, उसकी स्थिति क्या है, मतलब उसके लिए जांच करने के लिए ये टेक्नोलॉजी थी, लेकिन इसके द्वारा हालांकि भाई लिंग की भी जांच हो जाती है, नहीं लिंग का भी पता चल जाता है कि भाई मेल है कि फीमेल है। इससे क्या हुआ कि लोग इसका भाई गलत फायदा उठाने लगे। इसी परीक्षण के द्वारा क्या है भाई जांच में पता चल जाती है कि लड़का है कि लड़की है। और जो लोग भाई कहते हैं ना कि जिनको लड़की नहीं चाहिए होती है तो वो क्या बोलते हैं भाई, बोलते हैं मुझे तो बेटा चाहिए, ये क्या करेगी, है ना। इसी आड़ में कन्या भ्रूण हत्या यानी एबॉर्शन करवा देते हैं, ठीक, यानी गर्भ को गिरा देना जिसको कहा जाता है। एक मतलब जैसे सीधी सी बात में अगर हम बोलें सीधी सी भाषा में तो गर्भ को नष्ट कर देना वो होता है, ठीक, मतलब एबॉर्शन, है ना। देखिए ये लोगों की आज की समाज मतलब हालांकि आज भाई देखा जाए तो बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है, बहुत ज्यादा लोग शिक्षित हो चुके हैं, जागरूक हैं, लेकिन कुछ लोग आज भी हैं उनकी सोच वहीं तक सीमित है ना, वहीं तक सोच रहे भाई भले ही उन लड़का हो जाए बुढ़ापे में चाहे उनको घिर्राए मारे, है ना, लैंग्वेज में देहाती में कहते हैं ना चाहे घिर्राए मारे उनका, लेकिन उनको चाहिए तो चाहिए लड़का चाहिए, है ना। भाई वैसे भी बेटी पालने का जिगरा सबके बस की बात नहीं है, सबके अंदर जिगरा नहीं है ना, जो दिल का राजा होता है वही बेटी पाल सकता है। तो ये चीज होता है बच्चों एमनियोसेंटेसिस या फिर इसको बोलते हैं उल्ब वेधन तकनीकी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल तरीके से भी लिखा है, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, एक बार पढ़ेंगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक को। अगला टॉपिक है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक, या फिर इसी को बोलेगा डीएनए अंगुली छाप, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग यानी डीएनए या फिर कहेगा डीएनए अंगुली छाप,
ठीक, देखिए बच्चों इसमें होता क्या है, देखिए बहुत डिटेल्स में नहीं लिखना, हालांकि अगर 5 नंबर में बहुत कम पूछता है, यूं समझिए कि भाई एक 3 से 4 साल में क्वेश्चन आया तो हो सकता है 1 आध साल ऐसा आ जाए कि जब इसको 5 नंबर में पूछ ले, नहीं तो बच्चों आपको 3 नंबर में ही ज्यादातर ये क्वेश्चन देता है। ठीक, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्या, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए अंगुली छाप एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा कोई संदिग्ध व्यक्ति होता है, आपने सीआईडी वगैरह में देखा होगा भाई, जब कुछ भी होता है, मर्डर वगैरह हो जाता है या कुछ भी होता है, ठीक, एक्सीडेंटल केसेस है या फिर मर्डर है, इस चीज को पता करने के लिए जो बाल का भी भाई बाल का टुकड़ा आ गया है, यानी बाल वगैरह मिल गया है या फिर स्किन त्वचा वगैरह या खून के कतरे, तो उसको उठाकर लैब में ले जाते हैं और जांच पड़ताल करते हैं। तो ये सब करते क्या है, वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसमें किसी भी रोगी, बलात्कारी, पैतृत्व यानी इनके माता पिता या संतान, इन सब की जांच की जाती है। ठीक, इसमें करते क्या है कि भाई जो संदिग्ध व्यक्ति होता है उसका डीएनए पहले कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, कलेक्ट करने के बाद जो संदिग्ध होते हैं उनके डीएनए से मैच कराते हैं। हालांकि ये लंबा बहुत प्रोसेस होता है कि पहले उसको भाई क्या करते हैं, उसको अलग करना, यानी गर्म करते हैं, रज्जुक अलग होते हैं, फिर ठंडा करते हैं, डीएनए के रज्जुक मिलते हैं, उसके बाद जेल प्रोसेस होता है। ठीक, यानी उसको क्या है, एक पतली सी झिल्ली पर सुखाते हैं, उसको फिर 24 घंटे तक रखने के बाद तब ले जाकर के जो मतलब जिसमें देखा जाता है मैच कराते हैं, फिर ले जाकर के ये प्रोसेस सब चलता है। ठीक, तो ये लंबा प्रोसेस होता है। बाकी अपने को लिखना क्या है, उतना डीपली जाना नहीं बच्चों, अपने को लिखना क्या है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा किसी खूनी, हमने बताया ना, किसी खूनी, बलात्कारी, अपराधी तथा पैतृक की जांच की जाती। पैतृक का मतलब वही चीज कि भाई माता पिता, कुछ लोग होते नहीं कि बेवजह गले पड़ जाते हैं कि भाई ये मेरे पिता नहीं है, वो कहते हैं ये मेरे पिता है, तो भाई जांच कैसे होती है, डीएनए मैच कराते हैं, जाहिर सी बात है। तो इस तकनीक में किसी व्यक्ति के डीएनए में पाए जाने वाली विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है। ठीक, क्योंकि बच्चों भले ही घर में भाई एक ही, हम बोलते हैं सबके अंदर भले ही एक ही खून हो, लेकिन डीएनए सबका अलग अलग होता है, इतना याद रखना। ठीक, तो वही चीज होता है बच्चों, इसमें डीएनए में पाई जाने वाली विभिन्नताओं का पता लगाते हैं। इस तकनीक के बारे में सर्वप्रथम एलेक्स जेफ्रे नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया था। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए व्यक्ति के रुधिर, लार, बाल, वीर्य, योनि, द्रव तथा अन्य पदार्थों से डीएनए लेते हैं तथा इसी प्रकार दूसरे व्यक्ति का भी डीएनए, यानी जो संदिग्ध होते हैं उनका डीएनए लेते हैं, फिर उसमें समानता को देखते हैं। इस आधार पर डीएनए मैच कराया जाता है, इस यानी डीएनए को मिलाते हैं। ठीक भाई, मिल गए तो अपराधी, नहीं है तो कोई बात ही नहीं। ठीक, तो ये चीज प्रोसेस होता है, तो इस तरह से आपको लिखना है। तो चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों, हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला है टीकाकरण। पूछेगा बच्चों टीका या टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर मतलब टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी। टीका क्या होता है और टीकाकरण, तो देखिए जो टीका होते हैं, ये टीका बोले तो वैक्सीन, क्या बच्चों, वैक्सीन। ठीक, जो टीका होते हैं, यानी वैक्सीन होते हैं, उनको तैयार कैसे, तो ये सूक्ष्म जीव, जो मानव कल्याण के हित में सूक्ष्म जीव, क्योंकि सूक्ष्म जीवों का ह्यूमन लाइफ में बहुत ज्यादा महत्व है। आप जो इडली, डोसा है, जलेबी है, ठीक है ना, और उसके बाद आप भाई कोई भी चीज है जैसे पेय पदार्थ में है, ठीक, अब जैसे सिरका वगैरह है, अल्कोहल है, तो उसके बाद पनीर है, दूध दही है, कुछ भी है, ये सब बनते कैसे हैं, सूक्ष्म जीवों के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। तो कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, यानी जो मृत या फिर एकदम सुस्त या निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों या फिर अन्य पदार्थों के द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट जो होते हैं, उत्पाद होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं टीका, बोले तो वैक्सीन अंग्रेजी में कहा जाता है। भाई वैक्सीन भी पूछ सकता है, वैक्सीन क्या है, वैक्सीन को ही टीका बोलते हैं, है ना। तो इससे तैयार करते हैं, वो चीज होता है वैक्सीन। और जब इसको शरीर में इंजेक्शन के माध्यम से प्रवेश करा दिया जाता है, तब वो कहते हैं उसको वैक्सीनेशन, बोले तो टीकाकरण। अभी कोविड का लगा था ना, जो कोविड काल में देखा होगा, कोवैक्सीन लगा, उसके बाद कोविडशील्ड लगा, ठीक, तो ये चीज होता है। तो मृत निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों या उनके उत्पाद से बने पदार्थ को ही क्या कहते हैं बच्चों, टीका कहते हैं। तथा टीके को शरीर में प्रवेश कराने की जो प्रक्रिया है
उसी को क्या कहते हैं, टीकाकरण कहते हैं। और टीकाकरण विभिन्न प्रकार के रोगों जैसे पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, चेचक आदि रोगाणुओं के विरुद्ध सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा प्रदान करता है। सक्रिय, देखिए प्रतिरक्षा का मतलब क्या है, मतलब एक एंटीबॉडी हमारे शरीर में एक सुरक्षा कवच बना देता है ना। जैसे ही कोई सूक्ष्म जीव यानी बाहर से कोई हानिकारक रोगाणु है, कोई भी ठीक रोगजनक कारक है, वो बॉडी में प्रवेश करता है, बोलता है हट, तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं हूं ना, मैं रक्षा करूंगा। ये वैक्सीन कहता है कि मैं रक्षा करूंगा, तुम कहां मुंह उठाकर चले आए हो। तो उनको समझिए भगाने का काम करता है। एक प्रकार से हमारे बॉडी में एक नया बॉडी जनरेट कर देता है, यानी एक क्या करता है, प्रतिरक्षा, एक प्रतिरक्षा तंत्र तैयार कर देता है। तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। क्लियर। अब बच्चों टीका जो होता है वो स्मृति बी और स्मृति टी कोशिकाएं बनाते हैं जो रोग जनक को शीघ्र ही पहचान लेते हैं तथा प्रतिरक्षी बना लेते हैं। यानी जैसे ही पहचान लेके बोलेगा अरे ये तो हमारे बिरादरी का नहीं है भाई, ये तो बाहर से आ रहा है और ये खतरनाक है, इसको मारकर भगाना है, ये काम होता है। ठीक, बाकी बात करें बच्चों तो सर्वप्रथम किस चीज का टीका बनाया गया था बताओ? सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम बच्चों चेचक के टीके का, ठीक, चेचक का टीका बनाया गया था। सर्वप्रथम चेचक का टीका, ठीक। और सर्वप्रथम जो टीका बना था चेचक का, उसकी खोज किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने। और इसी कारण से एडवर्ड जेनर को बच्चों प्रतिरक्षी विज्ञान मतलब प्रतिरक्षी या प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान, ठीक, प्रतिरक्षा विज्ञान के अगर पूछ ले जनक कौन है तो यही है। ठीक, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक इन्हीं को कहा जाता है, एडवर्ड जेनर साहब को। ठीक, इन्होंने ही टीका का मतलब टीके की खोज, मतलब सर्वप्रथम चेचक के टीके की खोज किया था। समझ में आया? ये चीज होता है। ठीक, चलिए, और आपको बताना है एक चीज, ठीक, एक चीज ये बताना है आपको कि भाई बीसीजी का टीका किस रोग में लगता है? बीसीजी का टीका, रोग का नाम लिखना है। अभी कम्युनिटी पर पोस्ट किया था तो 80% लोगों ने गलत ही, यूं समझिए लगभग 1 लाख बच्चों ने वोटिंग किया था और इतने घटिया तरीके से किया था तो भाई देखकर दिमाग खराब हो गया। अगर आप बायोलॉजी वाले हो तो भाई क्या वहां पर लगाया था डीडीटी का टीका, है ना। यूं समझिए डीडीटी का छिड़काव करोगे, टीका लगाओगे तो ऐसे ही परलोक सिधार जाएगा, तो कैसे हो सकता है? तो आपको कमेंट करना है, देखते हैं कितने लोग का सही होगा कि बीसीजी का टीका किस रोग में लगता है। ठीक, बीसीजी का टीका किस रोग में लगता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक, चलिए बच्चों जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि बीटी फसल क्या है। बीटी कपास पूछ लेता है कभी कभार, तो रिलेटेड उसी से है। बीटी बैगन भी होता है, बीटी कपास भी हो सकता है। तो बीटी फसल क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, 2022 में देखेंगे ना तो 3 से 4 सेट में पूछा था, 2023 में भी 2 से 3 सेट में आया था। बीटी फसल क्या है? देखिए बीटी, बी का मतलब बैसिलस, टी का मतलब थोरिनजिएंसिस। ठीक, थोरिनजिएंसिस ये बैक्टीरिया है, एक प्रकार का जीवाणु है। देखिए बच्चों हमें पता है कि नॉर्मली जो हम खेती जब करते हैं तो यहां पर कोई भी फसल हो तो आज के समझ में यूं समझिए आज के टाइम पर इतने ज्यादा कीड़े मकोड़े हो गए हैं कि महंगे महंगे, यानी प्रति वर्ष देखा जाए तो कम से कम 10 से 20 हजार की दवा छिड़काव कर देते हैं फसलों में। ठीक, यानी यूं समझिए कि बहुत ज्यादा रासायनिक दवाओं का प्रयोग हो रहा है फसलों को सुरक्षित रखने के लिए। भाई फसल तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुरक्षित अगर हो भी गई, लेकिन जो फसल तैयार है पूरी तरह से उसमें तो वही रासायनिक दवाओं का असर है, क्योंकि इनका असर सालों साल होता है और वही चीज हम खा रहे हैं और इसीलिए मनुष्य की लाइफ लाइन घट रही है। ठीक, तो इसमें किया गया बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा एक ऐसी नस्ल तैयार की गई, फसलों की एक ऐसी नस्ल तैयार की गई जिसमें एक विशेष प्रकार के जीवाणु का प्रयोग किया गया। ये जीवाणु क्या करता है? ये जीवाणु पूरे के पूरे पौधे में रहता है और कोई कीट अगर उस पौधे के अंश को, फूल पत्ती कुछ भी खा ले
तो कीट अपने आप ही मर जाता है, लेकिन पौधा, भाई ये पौधा क्या होता है, तो सुरक्षित रहता है। कहने का मतलब ये भले जीवाणु उस पौधे में पूरी तरह से होता है, लेकिन पौधे में जो फसल है, मतलब जो भी उसमें फल लग रहे हैं या कुछ भी, ठीक, वो फसल पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ठीक, तो उस फसल को कहा जाता है बीटी फसल। तो ये बीटी बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक मतलब जीवाणु से तैयार की गई एक मतलब ऐसी नस्ल है जो क्या है, पूरी तरह से कीट रोधी है। तो इसे ही कहते हैं बीटी फसल। तो लिखेंगे बच्चों कि जैव प्रौद्योगिकी, वही बायोटेक्नोलॉजी, ठीक, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा तैयार की गई एक ऐसी फसल जिसमें बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, बीटी फसल कहते हैं। और यह जो जीवाणु है, यह जीवाणु बीटी विष उत्पन्न करता है। यह जो जीवाणु है बीटी विष उत्पन्न करता है। जब कोई कीट फसल को खाता है तो यह विष उसके आहार नाल को क्षतिग्रस्त कर देता है। यानी जो ये जीवाणु बीटी विष उत्पन्न करता है, ये जब कोई कीट पतंग कुछ भी खाते हैं, मतलब इस पौधे, कोई पौधा होता है, ठीक, बीटी फसल, उसके पत्तियों को खाएंगे, फूल फल को खाएंगे, तो ये उनके आहार नाल में जब जाएगा तो आहार नाल में विष उत्पन्न करेगा और आहार नाल उनकी क्षतिग्रस्त हो जाएगी, यानी फट जाएगी। तो उससे क्या हो जाए, कीड़ा जो है वो अपने आप ही मर जाएगा। वही चीज होता है कि आहार नाल को क्षतिग्रस्त कर देता है और वह कीट मर जाता है। यह फसल कीट प्रतिरोधी होता है, ठीक, यानी भाई कहने का मतलब ये कीटों से सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे बीटी कपास, बीटी बैगन, ठीक, बीटी कपास, बीटी बैगन इसी के द्वारा तैयार की गई। क्योंकि सबसे ज्यादा हमें पता है बैगन में, भाई सबसे ज्यादा कीट एक तो बैगन में लगता है, दूसरा कपास में, इसीलिए इनकी नस्ल, मतलब इसीलिए कपास की और बैगन की जो नस्ल है वो बीटी जीवाणु के द्वारा तैयार की गई है। क्लियर हो गया? तो ये चीज होता है बीटी फसल। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक को। अगला टॉपिक क्या है, जैविक खाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2023 में भी बच्चों ये 3 सेट में पूछा था, जैविक खाद से रिलेटेड। ठीक, चलिए जैविक खाद क्या है, या फिर जैव उर्वरक कहेगा या जैविक उर्वरक कहेगा। ठीक, देखिए जैविक खाद क्या होता है, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, जैविक खाद का मतलब क्या है। जैविक का मतलब ही होता है मतलब जो घर पे होते हैं ना, जैसे कूड़ा करकट है और उसके बाद फलों के छिलके हैं, ठीक, सब्जियों के छिलके हैं, गोबर है, गोबर तो प्रमुख घटक है। इनके द्वारा जब इसको क्या करते हैं, भाई गांव में आपने देखा होगा, आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको इतना पता है बच्चों, गांव में करते क्या, एक गड्ढा बना देते हैं और जो मतलब जानवर होते हैं उनके मल मूत्र, जो कचरा होता है, गोबर होता है और जो भी कूड़ा करकट होता है, ले जाकर के उसी में फेंक, उसको घूर बोलते हैं। हमारे यहाँ घूर कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं आई डोंट नो। तो उसमें फेंकते रहते हैं, ठीक, और वो धीरे धीरे कंपोस्ट खाद जिसको बोलते हैं, यानी वही जैविक खाद होती है, वो तैयार हो जाती है, यानी वो चीज वहां पर इकट्ठा हो जाती है, तो उसको बोलते हैं कंपोस्ट खाद। ठीक, और उस खाद में सूक्ष्म जीव यानी नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने वाले बैक्टीरिया होते हैं। उस खाद में नाइट्रोजन की मात्रा को बहुत ज्यादा वो बढ़ा देते हैं और उसी को जब खेतों में छिड़काव किया जाता है तो यूं समझिए बहुत ही ज्यादा कारगर होता है। आज के समय में भी बहुत स्थानों पर ऐसा है कि आज ऑर्गेनिक खेती हो रही, पूरी तरह से यूं समझिए गोबर वाली खाद के इस्तेमाल से ही फसल तैयार किया जा रहा है ना। जबकि रासायनिक दवा तो इतने ज्यादा महंगे हैं, साथ ही साथ इनका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। भाई एयर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक, और उसके बाद बात करें तो हम वाटर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, मृदा प्रदूषण, सब प्रदूषण ही तो हो रहा है रासायनिक उर्वरक से। तो ये चीज होता है जैविक खाद। लिखेंगे बच्चों, विभिन्न प्रकार के जीव अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा मिट्टी में पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करते हैं, इन्हें ही जैव उर्वरक कहा जाता है। ठीक, वही चीज खाद होती है। और यह ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा की उत्पादन शक्ति को बढ़ाते हैं और ये फसलों को अकार्बनिक पोषक पदार्थ उपलब्ध कराते हैं। ठीक, जैसे में राइजोबियम, नॉस्टॉक, एनाबीना, ठीक, ये पूछा गया था। इसमें जो 2023 में पूछा था कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए।
ठीक, या फिर नाइट्रोजन युक्त बैक्टीरिया के नाम लिखिए, इस तरह से पूछा था, या फिर कहेगा जैव उर्वरक के नाम लिखिए। तो ये सब के सब जैव उर्वरक ही हैं बच्चों, ठीक। और ये क्या होते हैं, रासायनिक उर्वरक की तुलना में अत्यधिक उपयोगी होते हैं, क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक से सस्ते होते हैं तथा मृदा की उर्वरक शक्ति को नष्ट नहीं होने देते हैं। जबकि रासायनिक उर्वरक के उपयोग से दिन प्रतिदिन जो मृदा है यानी मिट्टी बंजर हो रही है, और साथ ही साथ पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हमें बताने की जरूरत ही नहीं बच्चों, ठीक। आज के समय में देखा होगा कि हर एक व्यक्ति की इम्यूनिटी सिस्टम एकदम खत्म होती जा रही है ना। 4 कदम दौड़ा दो, यूं समझिए फुल, समझिए ऊपर सांस ऊपर नीचे इतनी तेजी से होने लगती है कि लगता है कि जैसे 15 किलोमीटर भाग कर आए हो। तो ये क्यों है ऐसा? क्योंकि उनका खान पान ही ऐसा है। आजकल आज के समय में जो भी फसल है भाई रासायनिक दवाओं से निकल रहे हैं, उनमें कोई टेस्ट वगैरह होता नहीं है। लेकिन कंपोस्ट खाद या जैविक खाद या फिर ऑर्गेनिक तरीके से जो हम उपजाते हैं उसमें टेस्ट होता है, और साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा हेल्दी होता है हमारे बॉडी के लिए भी, ठीक। ये चीज, ठीक। तो ये होता है जैव उर्वरक, ठीक। चलिए इसको भी बच्चों स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक को। अगला है पीसीआर। पीसीआर को एकदम डिटेल्स में समझाया था बच्चों, इसके बारे में भी 2-3 बार बता चुके हैं। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक। क्या बोलते हैं इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक। देखिए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो पीसीआर है, एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा कम समय में जीन की कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण किया जा सकता है। यानी जिसके द्वारा जीन की कई कॉपियां तैयार हो, जैसे फोटो कॉपी होता है ना, वो चीज। तो जीन की, ठीक, किसी भी जीव के अंदर जीन की कई प्रतिलिपियां, ठीक, तैयार की जाती है या उनका संश्लेषण किया जा सकता है। और इस कार्य के लिए एक विशेष उपकरण जो होता है वो थर्मल साइक्लर का प्रयोग किया जाता है। उस थर्मल साइक्लर के ही द्वारा कई प्रतिकृतियां तैयार की जाती हैं। और जो पीसीआर चक्र में विशेष रूप से 3 चरण होते हैं बच्चों, निष्क्रियकरण, तापानुशीलन, विस्तार। हमने अच्छे से इसको समझाया है, जो 1 चैप्टर से लेकर के पहले 8 चैप्टर, फिर 8 से लेकर 13 चैप्टर, उसमें आप डिटेल्स से देख लेना, इसके बारे में हमने बताया है। प्लेलिस्ट में वीडियो है, ठीक। बायोलॉजी की जो प्लेलिस्ट बनाया उसमें आप इसको अच्छे डिटेल्स में समझ लेना। क्लियर है? तो ये होता है बच्चों पीसीआर, ठीक। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला है बायोरिएक्टर क्या है, ठीक। बायोरिएक्टर किसे कहते हैं, या इसी को विडोलक कहा जाता है। विडोलक के बारे में पूछ लेता है कभी कभार कि विडोलक क्या है, ठीक। चलिए देखिए बच्चों, जो बायोरिएक्टर होता है, बायोरिएक्टर एक बड़े से हाउस यानी एक बड़ा सा पात्र होता है जो घूमता रहता है, ठीक। तो बायोरिएक्टर एक बड़े बर्तन के समान होता है। बायोरिएक्टर एक बड़े से पात्र या बर्तन के समान होता है जिसमें सूक्ष्म जीवों, ठीक, पादपों, जंतुओं या मानव कोशिकाओं के संवर्धन से प्राप्त कच्चे पदार्थों को जैविक रूप से विशिष्ट उत्पादों तथा एंजाइमों आदि में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब जो बायोरिएक्टर है एक प्रकार से ये घूमता हुआ एक बहुत बड़ा पात्र बर्तन होता है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पादपों, ठीक, एंजाइमों मतलब जो मानव कोशिकाओं और साथ ही जंतुओं के संवर्धन से जो प्राप्त कच्चे माल को मतलब विशिष्ट उत्पादकों मतलब उत्पाद जो होते हैं, कंपाउंड्स बनाए जाते हैं, और क्या बोल रहे हैं भाई, मतलब प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है। किसको? सूक्ष्मजीव, पादप, जंतु, मानव कोशिकाओं के संवर्धन से प्राप्त जो कच्चे पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, उनको। आगे लिखेंगे बच्चों कि बायोरिएक्टर वंचित उत्पाद की प्राप्ति के लिए अनुकूलित परिस्थितियों, ताप, पीएच, विटामिन, लवण या ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराता है। और विडोलक हाउस सर्वाधिक उपयोग में आया मतलब आने वाला क्या है, बायोरिएक्टर है। यानी सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जो बायोरिएक्टर वो कौन सा है, तो 1 नंबर में पूछता है बच्चों, तो वो है विडोलक हाउस। क्लियर हो गया? चलिए तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए फटाक से कर लीजिए। चलिए हो गया बच्चों। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला है जीन चिकित्सा,
ठीक, ये भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीन चिकित्सा। ठीक, देखिए जीन चिकित्सा होता क्या बच्चों, तो जीन चिकित्सा के अंतर्गत मानव में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को, जो दोषपूर्ण जीन होते हैं बच्चों, इनको स्वस्थ व क्रियाशील जीन से बदला जाता है। और जीन चिकित्सा द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन के दोषों का सुधार किया जाता है। इसमें रोगों के उपचार के लिए जीन को व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है, जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति करके उसके कार्यों को संपन्न करते हैं। ठीक, मतलब जो जीन चिकित्सा टेक्नोलॉजी है बच्चों, इसमें किसी भी व्यक्ति के अंदर जो दोषपूर्ण जीन है, ठीक, दोषपूर्ण जीन है, उनको सुधारने के लिए इसका प्रयोग होता है। इसमें करते क्या है, वही चीज कि दोषपूर्ण जीन को निकालकर उनके स्थान पर क्रियाशील यानी जो एक्टिव जीन होते हैं उनका स्थानांतरण होता है। ठीक, ये करते क्या है, तो ये भाई मतलब कह रहा है कि इसमें रोगों के उपचार के लिए जीन को व्यक्ति की कोशिकाओं या फिर ऊतकों में प्रवेश करा देते हैं। तो जो इसमें जीन होते हैं वो क्या करते हैं, निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति करके, ठीक, निष्क्रिय जीन को ये नहीं समझिए, उसको हटा करके उनके कार्यों को स्वयं ये संपन्न करते हैं। और बात करें बच्चों तो जीन चिकित्सा का जो पहला प्रयोग है सन 1990 ईस्वी में एक 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन डाइएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। ठीक, हालांकि आपको ये याद रखने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी बता देते हैं, अगर भाई कभी कभार में भी आ भी सकता है, क्या पूछ ले कोई पता नहीं। तो याद रखना कि जो जीन चिकित्सा का सबसे पहला प्रयोग है वो एक 4 साल की लड़की के अंदर किया गया था। किस मतलब दोष को दूर करने के लिए, तो यहां पर है याद रखना एडिनोसिन, ठीक, डाइएमिनेज, ठीक, डाइएमिनेज दोष को दूर करने के लिए, कमी को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको भी, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है सहोपकारिता। देखिए बच्चों इस चैप्टर में 3 टिप्पणियां हैं आपकी सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली, और 3 के तीनों एकदम लाजवाब हैं। एक सहोपकारिता, ठीक, और एक सहभोजिता है, परोपकारिता है, ये ठीक, ये सबके सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले देख लेते हैं सहोपकारिता। सहोपकारिता, सह का मतलब साथ, उपकार का मतलब उपकार, मतलब एक दूसरे की देखभाल करना, दूसरे पर कहते ना कि भाई कृपा कर देना, ठीक है ना। तो ये होता है सहोपकारिता। सहोपकारिता क्या, एकदम सिंपल तरीके से जो तीनों टॉपिक हैं उनकी परिभाषा अपन एक तरीके से ही लिखाएंगे। देखिए पहला है बच्चों सहोपकारिता। तो सहोपकारिता 2 प्रजातियों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें दोनों जातियों को एक दूसरे के कारण क्या होता है, लाभ होता है, क्योंकि दोनों जातियां एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। मतलब 2 जीव रहे, एक इधर एक इधर, जब इस वाले जीव के कारण इसको भी लाभ हो, इस वाले जीव के कारण इसको भी लाभ हो, यानी दोनों को एक दूसरे के कारण लाभ हो बच्चों, तो इस क्रिया को, ठीक, इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, सहोपकारिता कहते हैं। लाइक दैट एग्जांपल में जैसे पादप तथा शैवाल में संबंध, ठीक, इनके कारण भाई इसको लाभ होगा, इसके कारण इसको लाभ होगा, ठीक, ये होता है सहोपकारिता। बात समझ में आई? चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया बच्चों। अब देखते हैं दूसरा सहभोजिता। अब देखिए सहभोजिता क्या है। सहभोजिता ध्यान समझना, हमने जब बताया कि एक जीव को दूसरे के कारण लाभ हो, यानी एक दूसरे, दोनों के एक दूसरे के कारण लाभ हो, तो उसे क्या बोलते हैं, तो भाई उसे हमने देख रखा कि उसे कहते हैं सहोपकारिता। लेकिन यहां पर है सहभोजिता। तो सहभोजिता 2 जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया है बच्चों जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है, दूसरे को ना तो लाभ होता है ना हानि होती है। बात समझ में आई? जैसे देख लेते हैं आम के पेड़ तथा आर्किड के बीच संबंध। जैसे समझिएगा थोड़ा, एक जीव ये है, दूसरा यहां पर है। पहला जीव मान लेते हैं बच्चों कि आम का पेड़ है, क्योंकि आम के एग्जाम्पल वो बहुत ज्यादा पूछता है, और दूसरा आर्किड है,
ठीक, क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि इसमें कि आम के शाखा पर आर्किड का पौधा उगा है, तो इसमें आम और आर्किड के बीच होने वाली पारस्परिक क्रिया के बारे में बताइए। तो बच्चों इसमें होता क्या है, आम के वृक्ष में ज्यादातर आर्किड का पौधा होता है। आर्किड देखिए, ये अब तो भाई अमरूद वगैरह में भी देखने को मिल जाते हैं, अदर पौधों में भी, महुआ वगैरह में भी मिल जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आम में होता है। आर्किड आपने देखा होगा, उसकी टहनी वगैरह बहुत ही मुलायम होती है, लेकिन जो पत्तियां हैं बहुत ही कड़ी रहे, हालांकि मुलायम होती है लेकिन वो बहुत कड़ी पत्तियां होती हैं। ठीक, और उसको बाना, हमारे यहाँ बाना के नाम से बोलते हैं। तो ये होता क्या है कि इसमें आम के पौधा, मतलब जैसे ये आम का पेड़ है और आम के पेड़ में ही कहीं शाखा पे ये आर्किड उगाता है। तो इसमें आर्किड को तो लाभ ही, आर्किड पौधा है तो आर्किड को तो बच्चों लाभ ही लाभ है, लेकिन आम को ना तो लाभ है इससे ना तो कोई हानि है, क्योंकि इसको जो पोषण भी मिलता है, इसकी जो जड़ें हैं वायवीय होती हैं। ठीक, यानी वो खड़ा रहने के लिए एक आधार होता है कि आम के ऊपर वो, यूं समझिए कि भाई उसकी जड़ें वहां पर स्थिर हैं, उसी से के सहारे पड़ी हैं। ठीक, तो यही चीज है बच्चों, इसमें आर्किड को तो भाई इसको तो लाभ होगा, इसको तो लाभ होता है। ठीक, और जो आम है बच्चों, इसको तो ना लाभ होगा, ठीक, ना तो इसको लाभ होगा और ना हानि होगी। ठीक, मतलब ना हानि होती है इसको, ना तो लाभ होता है इसको, ना लाभ ना हानि, कुछ नहीं होता है। और आर्किड को तो लाभ ही लाभ होता है। समझ में आ गया? तो यही चीज कि दो जीवों के बीच में होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है, दूसरे को ना लाभ होता है और ना हानि होती है। तो इस प्रक्रिया, मतलब तो इस पारस्परिक क्रिया को या इस संबंध को ही क्या कहते हैं, सहभोजिता। जैसे बताया ना कि आम के पेड़ तथा आर्किड के बीच में संबंध। इसके अलावा बच्चों एक और है, जैसे व्हेल मछली होती है ना, ठीक, व्हेल, ठीक, मछली तथा बार्नेकल में संबंध। बार्नेकल, अब बार्नेकल होता क्या है, बार्नेकल क्या होता है समझिएगा। ये व्हेल मछली होती है, ठीक, जो व्हेल मछली होती है, क्या लिख रहे हैं भाई, तो व्हेल मछली आप अगर कभी गौर से देखिए, आप नहीं तो सर्च भी मार सकते हैं गूगल पे। जब जो व्हेल मछली होती है तो व्हेल मछली के पूरे शरीर पर छोटे 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 सूक्ष्म जीव होते हैं, उनका नाम क्या है, बार्नेकल है। तो उनका ठिकाना क्या है, वह व्हेल मछली है। तो इसमें अगर हम देखें बच्चों, तो इसमें बार्नेकल को तो लाभ है, बार्नेकल को तो लाभ है भाई, क्योंकि ये इसी के सहारे है। लेकिन इस व्हेल मछली को ना इससे कोई लाभ है और ना ही तो इसका कोई भाई नुकसान है, ना हानि है, ना तो कोई लाभ हो रहा है व्हेल मछली को और ना तो कोई हानि हो रही है। तो व्हेल मछली तथा बार्नेकल के बीच में संबंध। और एक संबंध आप लोग बताइएगा कि ये क्या है, जैसे कोई जानवर या कोई पशु है ना भाई, गाय हो सकती है, ठीक, भैंस हो सकती है, कुछ भी, वो चल रहा है चारागाह में, उसके ऊपर बगुले आ जाते हैं, है ना, सर पे बैठे रहते हैं, शरीर पे बैठे रहते हैं, और जैसे ही कोई भाई घास इधर उधर हिल डुल रही है, कीड़े उसमें निकले, ठीक, या कोई इधर पक्षी आ जाए, जरूरी नहीं बगुले, तो कीड़े उसमें घास से निकलते हैं, वो उसको खा लेते हैं। तो ये कौन सा संबंध है, आपको कमेंट करके बताना है। समझ में आया हमारे क्वेश्चन का मतलब कोई चारागाह है, वहां पर जानवर चर रहा है, ठीक, कोई भी जानवर हो, वो जब चरते हैं, देखा होगा कि उस समय बहुत सारे पक्षी वगैरह आकर के जानवर, यानी जो पशु होते हैं, उनके सींग पर बैठ जाते हैं, सर पे बैठ जाते हैं, पेट पर बैठ जाते हैं। तो जो वहां यानी जब घास इधर उधर हिलती डुलती है, वो चरते हैं, तो उसमें से निकलते हैं कीड़े मकोड़े, और इन कीड़े मकोड़ों को खाते कौन है, तो जो पक्षी होते हैं। तो बताइएगा यहां पर कौन सा संबंध है, ये आपको कमेंट करना है। देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। ठीक, चलिए बच्चों इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया रसगुल्लों। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला है परजीविता। परजीविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। बताने की जरूरत नहीं बच्चों, हमने बोल दिया तो तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, मतलब परजीविता। अब परजीविता में क्या होता है, परजीविता में ध्यान देना बच्चों। परजीवित देखो, पर का मतलब ही होता है दूसरे पर, जीविता का मतलब जीविका चलाना, किसी दूसरे के शरीर पर रहकर जीविका। तो परजीविता में होता क्या है कि जब एक जीव किसी दूसरे जीव
के शरीर पर रहकर, यानी उसके शरीर पर आश्रित रह करके अपना जीवन यापन करता है, यानी अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उस जीव को परजीवी कहते हैं। और इस संबंध को क्या बोलते हैं रसगुल्लो? परजीविता कहते हैं। ठीक, तो लिखेंगे बच्चों कि ऐसे जीव, ये जीव कहां से आ गया, क्या बात करें भाई, ऐसे, अरे को कहां मिटाएंगे, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, चलिए इसको अब लिख देते हैं, ऐसे जीव, क्या? ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं रसगुल्लों? परजीवी कहते हैं। यानी ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करें, वो परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, और परजीवी मतलब दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक, मतलब जो परजीविता है, दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया होती है जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है जबकि दूसरे जीव को हानि होती है। मतलब सीधी सी बात है, परजीविता जो है ऐसा संबंध है दो जीवों के बीच पाया जाने वाला, ठीक, ऐसा संबंध है जिसमें एक जीव को तो लाभ होगा और दूसरे को हानि ही होगी। भाई ऐसा नहीं कि उसको ना लाभ ना हानि होती है। ठीक, जैसे बात करें तो भाई जैसे फॉर एग्जांपल जूं हो गया, ठीक, जूं हो गया, खटमल हो गया, जूं खटमल हो गया, मच्छर हो गया, तो ये सबके सब भाई अगर हम बात करें तो ये सब परजीवी जीव हैं। अगर जैसे भाई किसी भी व्यक्ति के शरीर पे, यानी जैसे भाई कोई व्यक्ति है उसको जूं पड़ी है, तो जूं को तो फायदा है लेकिन अपने को तो नुकसान है ना। इसी तरह खटमल हो गया, भाई रात को खटमल मजे ले रहे हैं, खून चूस रहे हैं, हमारा क्या भाई, हमारा तो नुकसान ही नुकसान है, हमारा खून कम हो रहा है। और इसी तरह मच्छर भी हैं, तो ये सब परजीवी हैं। तो ये जीव और मनुष्य के बीच, दोनों के बीच परजीविता का संबंध है। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गया। चलिए बच्चों इसको भी फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्लियर, इसको कर लीजिए। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक को। अगला टॉपिक क्या है? रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक, ठीक, एक मिनट, चलिए रेड डाटा बुक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, टिप्पणी में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले में इनका भी स्थान आता है। रेड डेटा बुक या रेड डाटा बुक किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, रेड डाटा बुक होती क्या है? तो ये एक ऐसी किताब होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की लिस्ट होती है कि कौन जीव इस धरती पर है, कौन जीव विलुप्त हो चुका है, कौन विलुप्त होने के कगार पर है, कौन यानी भविष्य में कभी विलुप्त हो सकता है, या किनकी संख्या भविष्य में बढ़ सकती है। इन सबका जो लेखा जोखा है एक किताब के अंदर होता है, उसी किताब को रेड डाटा बुक कहते हैं। और ये किताब बच्चों किसके द्वारा जारी की गई है? IUCN संस्था के द्वारा। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि रेड डाटा बुक क्या है। तो देखिए बच्चों, जो रेड डाटा बुक है IUCN, ठीक, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस होता है। ठीक, तो IUCN जो संस्था है बच्चों, इसी के द्वारा जारी की गई एक ऐसी किताब है जिसमें विलुप्त, संकटग्रस्त, दुर्लभ, अनाकलित जीव जातियों का सूचीबद्ध वर्णन किया गया है। उस बुक को क्या कहते हैं बच्चों? रेड डाटा बुक कहते हैं। तो IUCN का मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है ना, IUCN का यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक, एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ये जो होता है इसका जो यूनियन है, मतलब इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहां है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक, रेड डाटा बुक की सहायता से हमें संकटग्रस्त जीवों की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो जाती है और इस जानकारी की सहायता से ही हम क्या करते हैं? उन संकटग्रस्त जीवों के संरक्षण के लिए क्या करते हैं? प्रयास
करते हैं, ठीक, और उन्हें विलुप्त होने से बचा सकते हैं। बाकी बात करें बच्चों, कहां गया भाई, हाँ, संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्गत निम्नलिखित जीव जैसे एक सींग वाला गैंडा, एक कस्तूरी हिरण, बाघ, बब्बर, शेर आदि हैं, ठीक। ये सभी के सभी संकटग्रस्त जातियां, यूं समझिए कि इनका अस्तित्व एकदम खत्म, यूं समझिए खत्म होने के कगार पर है। भाई एक सींग वाला गैंडा ये हो गया, कस्तूरी हिरण हो गया, बाघ हो गया, बब्बर, शेर, ये सभी के सभी क्या है, यूं समझिए अगर इनका संरक्षण ना किया गया, इनके बारे में ना सोचा गया, तो इनका बहुत ही जल्द अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, ठीक। ये चीज होता है, यानी इस किताब को क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक कहते हैं। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक हम ऐसे रेगुलर पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, बिल्कुल करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि आपके कमेंट का रिप्लाई हम जहां तक भाई पॉसिबल होता है जरूर करते हैं, इसलिए कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।